गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज के डिटर्मिनेशन को एक्सप्लेन किया था और उसके साथ साथ मैंने सोर्स ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज मैंने आपको बताया था कि किस लिए हम फॉरेन करेंसी की डिमांड करते हैं। आज हम फिर उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और फॉरेन करेंसी की सप्लाई के सोर्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि फॉरेन करेंसी कहाँ से हमारी कंट्री में एंटर करती है, किस तरीके से आती है। प्लस उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि रेट ऑफ एक्सचेंज का फॉरेन एक्सचेंज रेट की करेंसी पे डिमांड पर क्या असर इफेक्ट होगा और इसी तरीके से जो एक्सचेंज रेट है उसका फॉरेन करेंसी की सप्लाई पर क्या इफेक्ट होगा और किस तरीके से इफेक्ट होगा, वो हम प्रैक्टिकल एग्जांपल के हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने सभी फ्रेंड्स के पास इसको शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। ठीक है, अब हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। मोमेंट पे हमने फॉरेन करेंसी की डिमांड के सोर्स लिखे थे कि हम फॉरेन करेंसी की डिमांड कहां से करते हैं, कैसे करते हैं। आइए अब हम चलते हैं सोर्स ऑफ सप्लाई। सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये जो फॉरेन एक्सचेंज है उसकी जो सप्लाई है उसके सोर्स कौन कौन से है, यानी फॉरेन करेंसी कहां कहां से आती है, यानी हमें कैसे फॉरेन करेंसी रिसीव होगी। तो सबसे पहला सोर्स होगा एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि जब हम गुड्स और सर्विस का एक्सपोर्ट करते हैं तो उससे फॉरेन करेंसी की सप्लाई हमारी कंट्री में होती है, यानी फॉरेन करेंसी हम रिसीव करते हैं। FDI एंड FPI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के थ्रू भी फॉरेन करेंसी हम रिसीव करते हैं, क्योंकि फॉरेनर जब हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करेगा तो वो अपनी कंट्री की करेंसी लेके आएगा जिसे वो हमारी करेंसी से एक्सचेंज करेगा, फिर वो हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करेगा। इसका मतलब फॉरेन करेंसी हमें रिसीव होगी। तीसरा, एज टूरिस्ट, टूरिज्म पर्पज से अगर कोई पर्सन हमारी कंट्री में आता है, विजिट करने के लिए आता है, घूमने के लिए आते हैं, तो वो हमारी कंट्री में फॉरेन करेंसी को कैरी करके लेके आते हैं। एजुकेशन, कि अगर फॉरेनर हमारी कंट्री में एजुकेशन के लिए आते हैं, यानी फॉरेन स्टूडेंट हमारे पास आते हैं एजुकेशन के लिए, तो भी वो फॉरेन करेंसी को रिसीव करके लाएंगे हमारे पास, यानी हम उसे रिसीव करेंगे फॉरेन करेंसी को फॉर मेडिकल पर्पस, कि अगर फॉरेनर हमारी कंट्री में मेडिकल पर्पस के लिए आते हैं, ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, इलाज करवाने के लिए आते हैं, तो वो फॉरेन करेंसी अपने साथ लेकर आएंगे। बोरोइंग, कि अगर हम बोरोइंग करते हैं दूसरी कंट्री से तो भी हमें फॉरेन करेंसी की रिसीविंग होगी। ठीक है, तो ये कुछ मोटे मोटे मैंने उपाय 5-6 उपाय मैंने लिख दिए हैं, और भी है एक और बड़ा अच्छा इंस्ट्रूमेंट है रिमिटिंग ऑफ मनी। रिमिटिंग ऑफ मनी, कि दूसरी कंट्री में जो हमारा रिलेटिव है, हमारे फ्रेंड्स है, वो अगर हमारे पास कैश गिफ्ट भेजते हैं तो उस तरीके से भी हम फॉरेन करेंसी को रिसीव करते हैं। तो ये मैंने जो आपको बताया है
ये सारे सोर्स ऑफ सप्लाई है फॉरेन करेंसी के, ठीक है। तो ये सोर्स ऑफ सप्लाई फॉरेन करेंसी के एक बार रीड कर लीजिए कौन कौन से सोर्स है। सबसे पहला सोर्स मैंने बताया आपको एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, दूसरा एफडीआई या एफपीआई, तीसरा टूरिज्म, चौथा एजुकेशन, पांचवा मेडिकल पर्पस और छठा बोरोइंग और सातवां रिमिटिंग ऑफ मनी। तो ये कुछ मैंने एग्जांपल दिए, मैंने ये नहीं कहा कि यही सोर्स है, और भी बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं, बट दीज आर सम एग्जांपल बाय विच वी रिसीव फॉरेन करेंसी, यानी ये फॉरेन करेंसी के सोर्स है और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के बाद हमारा टॉपिक है हाउ रेट ऑफ एक्सचेंज इफेक्ट टू डिमांड फॉर foreign exchange. How rate of exchange affect to demand for foreign exchange. ठीक है कि जो एक्सचेंज रेट है वो किस तरीके से फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड को इफेक्ट करती है। तो वैसे तुम थ्योरेटिकल जवाब दे देंगे इसका, क्या है इसका जवाब थ्योरेटिकल, देयर आर नेगेटिव रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ एक्सचेंज and demand for foreign exchange। कि क्या कहता है, देयर आर नेगेटिव रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ एक्सचेंज एंड डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। इसका मतलब क्या हुआ कि रेट ऑफ एक्सचेंज अगर हाई होगा तो फॉरेन करेंसी की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। मींस एट हाई रेट वी आर डिमांडिंग लेस क्वांटिटी ऑफ फॉरेन करेंसी एंड सिमिलरली एट लो रेट वी आर डिमांडिंग मोर क्वांटिटी ऑफ फॉरेन करेंसी। इसका मतलब रेट ऑफ एक्सचेंज हाई होगा तो फॉरेन करेंसी की डिमांड कम होगी, और रेट ऑफ एक्सचेंज अगर डाउन होगा तो फॉरेन करेंसी की डिमांड भी कम हो जाएगी। कैसे इस बात को हम समझ सकते हैं, वी कैन एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ ए न्यूमेरिकल एग्जांपल। हम इसको एक न्यूमेरिकल एग्जांपल की हेल्प से समझ सकते हैं, सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। लेट 50 rupee is equal to $1. Let this is the initial rate of exchange। ये इनिशियल रेट ऑफ एक्सचेंज है, यानी स्टार्टिंग में हम ये लेके चल रहे हैं क्योंकि 50 रुपी इक्वल टू $1 है, यानी अगर हमें $1 खरीदना है तो उसके लिए हमें 50 रुपए देने पड़ेंगे, यानी डॉलर की कीमत है 50 रुपए यानी 50 रुपी। यूं समझ लो बाजार से 1 किलो आम खरीद के लाने उसकी कीमत है 50 रुपए, तो यहाँ डॉलर की कीमत है 50 रुपए यानी 50 रुपी इज द प्राइस ऑफ $1। नाउ this rate of exchange go high at ₹60 equal to $1 कि जो ₹60 है इट इज इक्वल टू $1, ₹50 इज इक्वल टू $1, ₹60 इज इक्वल टू $1 कि 50 रुपए $1 के इक्वल था। लेकिन क्या हुआ कि भैया हमने क्या मान लिया कि रेट ऑफ एक्सचेंज हाई हो गया,
ठीक है, अब इसका इफेक्ट डॉलर पे क्या आएगा वो हमें समझना है। अब इसको समझिए कि अमेरिका में एक चॉकलेट या आइसक्रीम समझ लीजिए, एक आइसक्रीम $1 की आती है। ये अमेरिका का डोमेस्टिक रेट में बता रहा हूं आपको कि अगर हम अमेरिका में हैं और वहां हम एक सिंगल आइसक्रीम को बाय कर रहे हैं तो मैं उसका प्राइस लेट कर रहा हूं, लेट द प्राइस इन अमेरिका इज $1 फॉर वन आइसक्रीम। ठीक है, अभी क्या हुआ, रेट ऑफ एक्सचेंज 50 रुपी है पहले, अभी रेट ऑफ एक्सचेंज क्या है 50 रुपी है। इसका मतलब अगर इंडियन को उस आइसक्रीम को खरीदना है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा, बहुत सिंपल सा, नीड टू पे 50 रुपी टू बाय वन आइसक्रीम। क्यों? क्योंकि 50 रुपी में हम $1 खरीदेंगे पहले, फिर उस डॉलर से हम एक आइसक्रीम खरीदेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी बाय $1 विद द हेल्प ऑफ 50 रुपी, देन आफ्टर विद द हेल्प ऑफ $1 वी बाय आइसक्रीम। जहां तक की बात क्लियर? अब उससे आगे समझिए, अब रेट ऑफ एक्सचेंज हो गया 60 रुपी, ₹50 से क्या हो गया 60 रुपी। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमें डॉलर को खरीदने के लिए क्या देना पड़ेगा, पहले 60 रुपी देना पड़ेगा, यानी 60 रुपी पे करके हम सिंगल डॉलर परचेज करेंगे और फिर उस डॉलर से हम आइसक्रीम खरीदेंगे। क्योंकि अमेरिका में आइसक्रीम का रेट चेंज नहीं हुआ, वो तो उतरे गई है, वहां तो $1 में पहले आइसक्रीम आ रही थी, आज भी एक सिंगल डॉलर में ही वो आइसक्रीम मिल रही है। लेकिन हमें क्या हुआ, पहले 50 रुपी देने पड़ रहे थे उस आइसक्रीम को परचेज करने के लिए, अब 60 रुपी देने पड़ेंगे उस आइसक्रीम को परचेज करने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, दिस मीन फॉरेन प्रोडक्ट become costly for us, or you can say high price for us। ध्यान रहे, ये हाई प्राइस हमारे लिए हुआ है, अमेरिकन के लिए नहीं हुआ। अमेरिका में तो देखो वही $1 में आइसक्रीम आ रही थी, आज भी $1 में आइसक्रीम आ रही है। लेकिन हमारे लिए क्या हुआ भाई, 50 रुपए में $1 आता था, भाई वहां आइसक्रीम खरीदने के लिए हमें डॉलर लेना पड़ेगा ना पहले, तो उस डॉलर को लेने के लिए हमें पहले 50 रुपए देने पड़ रहे थे, अब कितने देने पड़ेंगे, 60 रुपए पे करने पड़ेंगे। तो यूं समझिए कि हमें वो आइसक्रीम अब 60 रुपए की मिलेगी, यानी हमारे लिए वो आइसक्रीम महंगी हो गई, वो कॉस्टली हो गई हमारे लिए। तो यही मैंने लिखा है, दिस मीन द फॉरेन प्रोडक्ट बिकम कॉस्टली फॉर अस, और यू कैन से हाई प्राइस फॉर अस। दिस विल decrease demand for foreign product in our domestic market। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा डोमेस्टिक मार्केट है, उस डोमेस्टिक मार्केट में फॉरेन प्रोडक्ट की डिमांड डिक्लाइन हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, फॉल हो जाएगी। यानी हमारे लिए अमेरिकन प्रोडक्ट महंगा हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, नो वी नॉट लाइक टू बाय मोर क्वांटिटी ऑफ अमेरिकन प्रोडक्ट, वी वांट टू बाय लेस क्वांटिटी ऑफ अमेरिकन प्रोडक्ट। सो द डिमांड फॉर अमेरिकन प्रोडक्ट, यू कैन से द फॉरेन प्रोडक्ट बिकम फॉल डाउन। इससे क्या होगा, it will decrease our import quantity and
as well as import bill। इससे क्या होगा कि हमारी इंपोर्ट कम हो जाएगी दूसरी कंट्री से, क्योंकि हम उसको पसंद ही नहीं कर रहे खरीदना, महंगा हो गया भाई, तो उसको हम खरीदेंगे कम, तो इससे हमारे इंपोर्ट कम हो जाएंगे, और इंपोर्ट कम क्वांटिटी करेंगे तो उसके लिए हमारा इंपोर्ट बिल भी कम हो जाएगा, यानी हमें कम पेमेंट करनी है। तो जब पेमेंट हमने कम करनी है, सो वी डिमांडेड लेस ऑफ फॉरेन करेंसी as our import bill fall down। अब देखिए रिजल्ट सारा आपके सामने आ गया है कि रेट ऑफ एक्सचेंज के चेंज होने का फॉरेन करेंसी की डिमांड पर क्या असर पड़ा, कि रेट ऑफ एक्सचेंज हाई हो गई, तो इससे क्या हुआ, फॉरेन प्रोडक्ट हमारे लिए कॉस्टली हो गया। मैंने आपको समझाया अभी, फॉरेन प्रोडक्ट कॉस्टली हो जाएगा तो हम फॉरेन प्रोडक्ट की डिमांड कम करेंगे, फॉरेन प्रोडक्ट की डिमांड कम करेंगे तो इससे हमारे लिए इंपोर्ट क्वांटिटी कम हो जाएगी, और इंपोर्ट क्वांटिटी अगर कम होगी तो इससे इंपोर्ट बिल हमारे कम हो जाएंगे, और चूंकि हमारी बिल कम हो गई यानी पेमेंट कम करनी है, तो हमें ज्यादा फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी, और जब हमें ज्यादा फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो इससे हम फॉरेन करेंसी की डिमांड कम करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ एक्सचेंज के हाई होने से फॉरेन करेंसी की डिमांड क्या हुई, फॉल हो गई। सो दिस शो द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ एक्सचेंज एंड डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। तो मैंने आपको न्यूमेरिकली बात समझाई है, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो जिस तरीके से रेट ऑफ एक्सचेंज का हमने डिमांड पर इफेक्ट देखा, तो जैसे हमने देखा कि रेट ऑफ एक्सचेंज का डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज पर इफेक्ट किस तरीके से हमने न्यूमेरिकल एग्जांपल से समझा, फिर हमने उसको थ्योरेटिकल एनालाइज किया, उसी को स्टेप टू स्टेप। ठीक इसी तरीके से रेट ऑफ एक्सचेंज का सप्लाई पे इफेक्ट होता है। क्या इफेक्ट है सप्लाई के ऊपर, यानी रेट ऑफ एक्सचेंज हाउ इफेक्ट टू सप्लाई, रेट ऑफ एक्सचेंज हाउ इफेक्ट टू सप्लाई, सप्लाई पे कैसे इफेक्ट डालती है। तो जनरली तो हम कह सकते हैं दैट देयर आर पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ एक्सचेंज एंड supply of foreign exchange। क्या कहता है, देयर आर पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ एक्सचेंज एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कि रेट ऑफ एक्सचेंज और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में पॉजिटिव रिलेशन है। इसका क्या मतलब हुआ कि रेट ऑफ एक्सचेंज के इंक्रीज होने से, यानी अभी 50 रुपी इक्वल टू डॉलर था, 60 रुपी इक्वल टू डॉलर हो गया, यानी 50 से कहां चले गए हम, 60 पे चले गए। तो इसका इफेक्ट क्या होगा, तो इसका इफेक्ट होगा कि रेट ऑफ एक्सचेंज अगर हाई हो जाएगा तो इफेक्ट होगा कि सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी। कैसे इंक्रीज होगी, आइए समझते हैं इस बात को। इंडिया में एक आइसक्रीम 10 रुपी की आती है, ठीक है।
इंडिया में एक आइसक्रीम कितने की आ रही है? 10 रुपी की एक आइसक्रीम आ रही है। आइसक्रीम की प्राइस है 10 रुपी। आइसक्रीम। अब अमेरिकन व्यक्ति को इस आइसक्रीम को खरीदना है। कब खरीदना है? When the rate was 50 रुपी इक्वल टू $1। तो अमेरिकन को $1 में कितनी आइसक्रीम मिलेगी? अमेरिकन को $1 में सबसे पहले मिलेंगे 50 रुपए, क्योंकि इंडिया में आइसक्रीम खरीदने के लिए डॉलर में नहीं खरीद सकता वो, उसको डॉलर को रुपए में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इंडिया में $1 के बदले में आइसक्रीम खरीदने के लिए $1 में पहले उसको 50 रुपी परचेज करने पड़ेंगे, और 50 रुपी की हेल्प से फिर वो इंडियन मार्केट में आइसक्रीम को परचेज करेगा और उसको आइसक्रीम मिलेगी कितनी? 5। क्यों? क्योंकि इंडिया में 10 रुपए की एक आइसक्रीम है, तो 50 रुपी कितनी हो गई? 5 आइसक्रीम हो गई। आइए, रेट ऑफ एक्सचेंज हो गया 50 से 60 रुपी $। अब क्या होगा? अमेरिकन जब $1 देगा हमें, तो हम उसको बदले में क्या देंगे? अब उसको हम बदले देंगे 60 रुपी। क्यों? रेट ऑफ एक्सचेंज अब 60 रुपी है। तो अब वो अमेरिकन 60 रुपए में कितनी आइसक्रीम खरीद लेगा? he will buy or he can buy 6 पीस ऑफ आइसक्रीम। कि पहले वो $1 में 5 आइसक्रीम परचेज कर पा रहा था, अब वो $1 में 60 आइसक्रीम को परचेज करता है या कर सकता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि देखिए, उसको तो पेमेंट उतनी करनी पड़ रही है $1। पहले $1 में 5 आइसक्रीम मिल रही थी, अब $1 में 6 आइसक्रीम मिल रही है। तो आप क्या समझेंगे? जब आपको 100 रुपए में 1 किलो आम मिले और 100 रुपए में 2 किलो आम मिले, तो आप क्या कहेंगे? आम सस्ते हो गए, यही कहेंगे ना। आपने तो 100 रुपए देने हैं, लेकिन 100 रुपए में क्या मिले थे पहले? 1 kg मैंगो। अब कितने मिल रहे हैं? 2 kg मैंगो। तो क्या हुआ आपके लिए? फॉर यू मैंगो बिकम चीप। लाइक द सेम फॉर अमेरिकन बायर, इंडियन प्रोडक्ट बिकम चीप। यानी अमेरिकन बायर के लिए इंडियन प्रोडक्ट क्या हो गया? चीप हो गया, सस्ता हो गया। उसके रेट डाउन हो गए, उसके लिए डाउन हुए, हमारे लिए डाउन नहीं हुए। हमारी तो 10 रुपए की पहले भी थी और आज भी वो 10 रुपए की है। लेकिन अमेरिकन के लिए क्या हुआ? पहले वो $1 में 5 आइसक्रीम खरीद रहा था क्योंकि उसको 50 रुपए मिलते थे। अब $1 में वो 6 आइसक्रीम खरीदेगा क्योंकि उसको 60 रुपए मिल रहे थे। इसका मतलब अमेरिकन के लिए हमारा प्रोडक्ट सस्ता हो गया। तो जब हमारा प्रोडक्ट सस्ता हो जाएगा तो क्या होगा? लिखे पहले ये बात। रेट ऑफ एक्सचेंज के इंक्रीज होने से क्या होगा? आवर प्रोडक्ट बिकम लो प्राइस फॉर अमेरिकन। या यूं कहिए फॉरेनर, क्योंकि हम डॉलर लेके जा रहे हैं इसलिए मैंने अमेरिकन लिख दिया यहां पर। तो इसमें कोई ये मत सोचिए कि मैं बार बार अमेरिकन शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूं। तो रेट ऑफ एक्सचेंज के हाई होने से क्या हुआ? आवर प्रोडक्ट बिकम लो प्राइस फॉर अमेरिकन। तो इसे क्या होगा? दे विल ऑर्डर टू बाय मोर क्वांटिटी फॉर आवर प्रोडक्ट। This will lead to increase our export। क्योंकि हमारा प्रोडक्ट सस्ता हो गया है, तो इससे क्या होगा कि वो लोग हमारे प्रोडक्ट की ज्यादा ऑर्डर करेंगे।
उसको खरीदने के लिए कि भाई ज्यादा सामान खरीदना इंडियन प्रोडक्ट, तो इससे क्या होगा, हमारे एक्सपोर्ट इंक्रीज होंगे, और एक्सपोर्ट इंक्रीज होने से क्या होगा, वी विल रिसीव मोर करेंसी। कौन सी करेंसी, फॉरेन करेंसी, वी विल रिसीव मोर फॉरेन करेंसी। तो इससे क्या हुआ, फॉरेन करेंसी की सप्लाई इंक्रीज हो गई। एडिट किया। तो देखिए हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लियर किया आपके साथ कि रेट ऑफ एक्सचेंज का डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज पर इफेक्ट क्या हुआ, कैसे होता है, वो मैंने आपको बहुत प्यारा सा एग्जांपल लेकर, सिंपल एग्जांपल लेकर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद आपको समझ में आया होगा, 100% श्योर समझ में आया होगा। नहीं भी आए तो मेरे को आप कमेंट कर सकते हो कि सर इसमें ये चीज क्या थी, मैं आपको दोबारा समझाऊंगा। इसी तरीके से रेट ऑफ एक्सचेंज का सप्लाई पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो भी मैंने आपको उसी एग्जांपल का यूज करते हुए जो है यूनिवर्सली मैंने आपको समझाया कि रेट ऑफ एक्सचेंज अगर हाई हो जाए तो इससे डिमांड फॉल हो जाती है, लेकिन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज राइज हो जाती है। सो उम्मीद है कि आपको मेरा टॉपिक समझ में आया होगा जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है।